नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सत्या सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के नहीं आया हूं मैं। आज मैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिससे संबंधित प्रश्न मैक्सिमम बार आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसे एग्जामों में आते रहे हैं। थंबनेल पे आप टॉपिक देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपात उपबंध के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं जो भारत के संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही साथ 355 का इनके साथ क्या कनेक्शन है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में जो घटना हुई है उसका 355 से संबंध हुआ है, तो हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे इसमें। तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए। नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे आप सभी को सूचना दे दें कि हर वो विद्यार्थी, हर वो स्टूडेंट जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यहाँ पे जीआईसी होगा, जीआईसी, एलटी जैसे एग्जामों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, टारगेट बैच, जिसमें टीजीटी, पीजीटी के जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम होने की संभावना 2 से 3 महीने में बताई जा रही है, उनके लिए टारगेट बैच रखा गया है 2 से 2.5 महीने का। अगर आपकी तैयारी है और आप एक रफली 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं और आप टारगेट रखना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था के नंबर 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी टारगेट बैच है, उसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, और चलिए अब टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध। आपात उपबंध के बारे में हम जब बात करते हैं इसमें से क्या लिख के आता है, चलिए देखते हैं। आपात उपबंध के बारे में बात करते हैं हम लोग। नमस्कार, गुड इवनिंग राकेश जी। देखिए, आपात उपबंध की अगर हम बात करें तो भारत देश के संविधान में 3 प्रकार के आपात की जो है उल्लेख किया गया है कि 3 तरह से आपातकाल लग सकता है। 352 है, अनुच्छेद 352 है, 356 है और अनुच्छेद 360 है। लेकिन इसको डीपली देखेंगे, नॉर्मली तो सभी लोग जानते हैं इसमें कहां से इमरजेंसी कैसे लगती है। इसको डीपली देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे क्या होता है, हम इसके बारे में यहां बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356, 360। देखिए 352 क्या कहता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अभी हम एक एक को अंदर खोल के डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, हम उससे बात करेंगे। और ये जो आपात होता है इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। नाम भी अलग अलग है, इसे नाम दिया जाता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ये होता है। फिर दूसरा जो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से ये, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन का मतलब तो 352 भी होता है, नहीं, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है 356 और राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है 352। ठीक है, ये होता है। तीसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है 360, इसमें होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में डीपली बात करेंगे, इन तीनों चीजें होती क्या हैं और इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ फटाफट सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे अनुच्छेद 352 के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 352 सबसे पहले देखते हैं। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 जैसे आपने देखा कि बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। नमस्कार सभी लोग को। बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया।
इसके आधार पे देश में 352 के आधार पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 352 क्या होता है, इसमें जो बातें बताई गई हैं, तो चलिए देखते हैं। 300 राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रीय आपात जो लगता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये लिखा है मैंने। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जो यहाँ पे उल्लिखित है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है सशस्त्र विद्रोह, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था। सशस्त्र विद्रोह के आधार पहले नहीं थे, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले शब्द इस्तेमाल जो करते थे वो करते थे आंतरिक अशांति, ठीक है। इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करते थे, आंतरिक अशांति शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ये। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत देश के संविधान में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट था 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। और इसके आधार पे आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है लिया जाने लगा। यानी अब आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख नहीं करते। सशस्त्र विद्रोह मतलब पूरे हथियार के साथ अगर विद्रोह हो जाए देश में, किसी राज्य में, तो उस आधार में ये हो सकता है, ठीक है, ये होता है। तो सशस्त्र विद्रोह ये होता है। तो ऐसा होता है, राष्ट्रपति आप उस समय आपात की घोषणा कर सकता है। जब ये चीजें होती हैं, कहा जाता है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय को विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है, लिखित सूचना उसे देता है, ठीक है। क्या, रिटर्न में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत डीपली हम अंदर जा रहे हैं आज। रिटर्न में देता है। रिटर्न कहने का मतलब है राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल निश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। लिखित सूचना, तो लिखित सूचना पहले नहीं होता था। लिखित सूचना की अनिवार्यता को जो है कि आपको आपात लगाने से, राष्ट्रीय आपात लगाने से पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी मंत्रिमंडल को, और लिखित सूचना का अनिवार्यता पहले नहीं थी। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पे लिखित सूचना को अनिवार्य कर दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिहाव पे लिखित सूचना को अनिवार्य कर दिया गया। पहले लिखित सूचना का प्रावधान जो है नहीं था। 1975 में उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति को सूचना भेज करके गुप्त रूप से आपात की उद्घोषणा करवा दी थी, ठीक है। और मंत्रिमंडल को उस उद्घोषणा के बाद सूचित किया गया था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी थी, और घोषणा करने के बाद जो है मंत्रिमंडल को जाकर के मालूम चला कि राष्ट्रीय आपात लग गया है, और इसे कहा गया कि भैया ये तो एक तरह की निरंकुशता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का ग्रुप होता है, वो उनको एडवाइस देने के लिए होता है। आप बिना पूछे, बिना लिखित सूचना दिए आप पहले लगा दी, ये एक निरंकुशता को दिखाता था। भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए लिखित सूचना को अनिवार्य कर दिया गया। भैया मंत्रिमंडल को लिखित सूचना आपको देनी होगी, ये होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखेगा। तो अगर राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा करता है तो उसे परिवर्तित भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है, इस बात को भी याद रखेगा, ठीक है। राष्ट्रपति अगर कोई उद्घोषणा करता है, नमस्कार सभी लोग को, राष्ट्रपति अगर कोई उद्घोषणा करता है तो भारत देश के संविधान में इसी अनुच्छेद 352 में ही, अनुच्छेद 352 के 2 में ही इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर कोई उद्घोषणा करता है तो उस उद्घोषणा को वो परिवर्तित भी कर सकता है, बदल सकता है, या फिर उसको वापस ले सकता है। यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लगाता है, राष्ट्रीय आपात लगाता है, तो उसे मंत्रिमंडल को लिखित सूचना देना आवश्यक है, ठीक है, कि भैया आपको मंत्रिमंडल को लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी, हम राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय आपात को जब वो वापस लेता है ना, कि वापस ले रहे हैं राष्ट्रीय आपात को, उस समय उसे लिखित सूचना देना कोई आवश्यक नहीं होता। लगाने से पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, लगाने के बाद जो है उसे वापस अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखित सूचना नहीं देनी होगी, इसका कोई वो इश्यू नहीं है, ठीक है। इस बात का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। तो ये सारी बातें जो बताई गई हैं इसी अनुच्छेद 352 में बताई गई हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है।
इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उद्घोषणा जो होती है, उद्घोषणा का अनुमोदन भी होता है। नमस्कार बेनू जी। उद्घोषणा जो होती है ना, उस उद्घोषणा का अनुमोदन भी होता है। उद्घोषणा का अनुमोदन सेंस क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि उद्घोषणा का अनुमोदन क्या होता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रहे हैं, उद्घोषणा कर रहे हैं, उसका अनुमोदन होता क्या है। देखिए अनुमोदन शब्द जो होता है अप्रूवल होता है, कि जो अप्रूवल करते हैं हम लोग। कैसे अप्रूवल करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना आवश्यक है, रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा जो उद्घोषणा की जाती है, प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना चाहिए। ऐसा प्रावधान है कि रखना चाहिए। अनुमोदन मीन्स अप्रूवल, कि संसद के दोनों सदनों के सामने, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सामने, प्रियंका जी एक मिनट बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के सामने अप्रूवल के लिए उस उद्घोषणा को राष्ट्रपति क्या करेंगे, रखेंगे। यदि इस दोनों सदन उद्घोषणा को 1 महीने के अंदर अनुमोदित नहीं करते हैं, अगर दोनों सदन उस उद्घोषणा को 1 महीने के अंदर अगर अनुमोदित नहीं करते हैं, इट मीन्स 30 डेज 30 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं, 31 दिन का महीना भी होता है, तो वो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति द्वारा ये राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है, ये उस समय की जाती है, ठीक है, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या 1 महीने के दौरान उसका विघटन हो जाता है, तो राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाता हो और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन के भीतर उसे अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, ये होता है। कहने का मतलब ये है कि जो घोषणा राष्ट्रपति करते हैं उसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के लिए रखना चाहिए इनके समक्ष। इन केस लोकसभा डिसॉल्व है, भंग है, विघटित है, राज्यसभा तो हो नहीं सकती, बिकॉज राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है और राज्यसभा उस अनुमोदन को पास कर देती है, तो लोकसभा का दोबारा जब पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन की तारीख से 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदित करना होता है। अगर अनुमोदित होता है, अन्यथा वह जो होता है उद्घोषणा वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी, इनमें उसे एक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रियंका जी क्या करें सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार अध्यादेश के द्वारा रद्द नहीं? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उस कंडीशन में रद्द कर सकती है। ठीक है, संसद द्वारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आगे कह रहे हैं संविधान के मूल कॉन्सेप्ट को छोड़कर, बिल्कुल वही मैंने वही कहा ना कि विशेष परिस्थितियां संविधान के मूल कॉन्सेप्ट को छोड़, मूल कॉन्सेप्ट पे ऐसा नहीं कर सकती। संविधान की जो प्रस्तावना होती है, जो प्रिम्बल होता है, वो उसकी आत्मा होती है। कहा जाता है कि अगर जब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाता है और उसको लेकर के संविधान में उसका उल्लेख को लेकर के कंफ्यूजन है, तो उस देश की प्रिम्बल उद्देश्य का संविधान के प्रस्तावना के आधार पर भी जजमेंट दिया जा सकता है। ये होता है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। तो ये हो जाता है। और उद्घोषणा को संसद जो सदन होता है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित या मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी जो उद्घोषणा का अनुमोदन होगा संसद के दोनों सदनों से, या तो पूर्ण बहुमत होगा, ठीक है, या फिर जितने मेंबर उपस्थित होंगे उसके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसी हम बोलते हैं विशेष बहुमत। तब जाके वो अप्रूवल होता है, अनुमोदित होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं उद्घोषणा जब होती है, उद्घोषणा उन्होंने कर दिया, उद्घोषणा उन्होंने कर दिया, 352 के आधार पर ये तमाम चीजें यहां पे हो जाती हैं। अब उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? देखिए, उद्घोषणा जो करते हैं उसका पीरियड भी होता है, उसका घोषणा की प्रभाव भी होता है। पीरियड का मतलब ये होता है कि एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। यानी अगर एक बार राष्ट्रपति ने इस चीज की उद्घोषणा कर दी, उद्घोषणा हो गई,
तो वो घोषणा जो होती है 6 मंथ तक, कितने मंथ तक? 6 मंथ तक वो प्रवर्तन में रहती है, एक्टिव रहती है, यानी 6 महीने तक वो रहती है। यदि उन्होंने इससे पहले वापस ना ली हो, राष्ट्रपति ने अगर जो उद्घोषणा की है, अगर उस उद्घोषणा को राष्ट्रपति ने वापस नहीं ली है तो 6 महीने तक वो प्रवर्तन में रहती है, 6 मंथ तक, ठीक है। और 6 महीने की अवधि जो होती है, 6 महीने से आगे अगर जारी रखना है तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों से पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है। अगर 6 महीने से ज्यादा अगर एक्टिव रखना है उद्घोषणा को तो संसद के दोनों सदनों से क्या करना होगा? फिर से अनुमोदन करना होगा, यानी दोबारा उनको वहां से अप्रूवल लेना होगा कि सर 6 महीने हो गए हैं, अब फिर से अप्रूवल संसद करेगा, तब जाकर के ये चीजें होंगी, ठीक है। तो जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा, 6 महीने की अवधि तक रहेगी, अर्थात 6 महीने करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार उद्घोषणा करने पर 6 मंथ तक वो एक्टिव रहती है, 6 मंथ पूरा हो गया तो संसद के दोनों सदनों से फिर अनुमोदन होगा, फिर पूरा हो गया तो संसद के दोनों सदनों से फिर अनुमोदन होगा, अप्रूवल होगा, 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो उद्घोषणा होता है, अगर उसकी वापसी की अगर हम बात करें तो आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस ले सकता है, कभी भी उसे ले सकता है, ठीक है। और इसके लिए संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यानी अगर उद्घोषणा को राष्ट्रपति वापस लेता है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो संसद से अनुमोदन कराए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ले सकता है, जब उसकी मर्जी होगी ले सकता है, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो लोकसभा होती है उसको भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। जो लोकसभा होती है, ठीक है, लोअर हाउस जो होता है पार्लियामेंट का, निम्न सदन लोकसभा, उसको भी ये अथॉरिटी मिली है कि वो भी चाहे अगर तो आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार रखता है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है, ठीक है। यदि, क्लियर कर याद रखिएगा, यदि लोकसभा, यहां पे सिर्फ लोकसभा है, संसद नहीं है, लोकसभा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी, इट मींस जितने मेंबर उपस्थित होंगे, जितने वहां पे वोट देंगे उसके आधे से ज्यादा, चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, यानी हाफ प्लस 1। जैसे मान लीजिए 100 मेंबर हैं, 100 का आधा हो गया 50, 50 प्लस 1 51 हो गया, और इधर बचा 49। तो अगर इतने लोग भी कह दिए तो राष्ट्रपति बाध्य है उस उद्घोषणा को वापस लेने के लिए, यानी राष्ट्रपति तो ले ही सकता है, साथ ही साथ लोकसभा को भी ये राइट जो है मिला हुआ है, साथ ही साथ लोकसभा को भी क्या मिला हुआ है, ये राइट जो है लोकसभा को मिला हुआ है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, लोकसभा के पास ये पावर है, ठीक है, याद रखिएगा। उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? देखिए, आपात के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है। जब इमरजेंसी लगती है तो संघ होता है, संघ यानी केंद्र होता है, जो इसका प्रभाव होता है उद्घोषणा का, राष्ट्रीय आपात का, जब लग जाता है उस आपात के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी भी तरीके से प्रयोग करे, वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे, साफ साफ कह दिया जाता है। यानी इसका प्रभाव यह हो जाता है कि संघ यानी केंद्र, सेंट्रल संघ जो हो जाता है, उस संघ की कार्यपालिका जो होती है, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघ की कार्यपालिका के पास इतनी पावर हो जाती है कि वो राज्य की कार्यपालिका को यह निर्देश दे देती है, वह राज्य की कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकती है कि वो किस रीति का प्रयोग करे, किस मैनर, रीति में होता है मैनर, किस मैनर से वो प्रयोग करे, मतलब कुल मिलाकर के उस पर उसका अधिकार हो जाता है। आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, और इस बात का उल्लेख जो किया गया है भारत देश के संविधान में किया गया है, वह अनुच्छेद 353 के काम में किया गया है, ठीक है, वो अनुच्छेद 353 के काम में किया गया है। दूसरा क्या प्रभाव होता है? दूसरा प्रभाव होता है संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है।
पार्लियामेंट की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। जो पार्लियामेंट होता है उस पार्लियामेंट की विधायी शक्ति का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। पार्लियामेंट की विधायी शक्ति का विस्तार होने का मतलब यह है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसको ये पावर मिल जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर विधायी का मतलब होता है विधि, यानी कानून बनाने की शक्ति जो होती है। तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लग गया, 352 लग गया, तो संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये पावर हो जाती है, ये प्रभाव हो जाता है। एक चीज ये भी याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात होने पर, ठीक है, ये होता है जब उद्घोषणा आपात की हो जाती है, आपात की जब उद्घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति को यह पावर प्राप्त होती है कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन का आदेश कर सकता है। ठीक है, जब इमरजेंसी लग जाती है, तीसरा प्रभाव क्या होता है, जब आपात लग गया तो राष्ट्रीय आपात लग गया तो उस दौरान राष्ट्रपति को यह पावर हो जाती है कि जो राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, संघ और राज्यों के बीच जो रेवेन्यू का बंटवारा होता है, राजस्व का जो वितरण होता है, रेवेन्यू का जो वितरण होता है, उसमें वो परिवर्तन का आदेश दे सकता है। सर दिल्ली में क्या लिखा है ये, चीफ मिनिस्टर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने कैसे रद्द कर दिया, अध्यादेश लाकर। कौन सा आदेश, मुझे इसकी जानकारी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें, दिल्ली क्या है कि यूनियन टेरिटरी है प्रियंका जी, केंद्र सरकार के अधीन में आती है, वो केंद्र सरकार के अधीन में आती है। वहां की पुलिस व्यवस्था सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है। ठीक है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है और वहां पे बहुत सी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सीएम के पास नहीं होती है। ठीक है, वो स्टेट है लेकिन यूनियन टेरिटरी मानी जाती है, राज्य है लेकिन उसे केंद्र सरकार के पास मैक्सिमम पावर होती है। और क्या आदेश आया जरा मुझे बताइए तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है प्रियंका जी, आप अगर बता दें मैं आपको क्लियर कर दूं तुरंत अभी। खैर इसको तो जानते रहिए, आप बताइए कमेंट करके, मैं कर देता हूं। तो आपात के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संघ और राज्यों के बीच में जो राजस्व का वितरण होता है, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में जो राजस्व का जो वितरण होता है, उस वितरण के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकता है, उसका आदेश दे सकता है। और ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भी रखा जाता है। तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रेवेन्यू का बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे को परिवर्तन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है और उस आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा भी जाता है। ठीक है, रखा भी जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा और हम आगे बात करें तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं। याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अगर हम बात करें आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो होते हैं निलंबित हो जाते हैं, इसमें कुछ चेंजेस, इसमें कुछ बातें होती हैं, उसको भी याद रखिए। यहां से प्रश्न पूछ सकता है, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं इस दौरान। ठीक है, ये होता है। इनफैक्ट जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पे, जैसे मैंने बताया था ना, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 शब्द इस्तेमाल किया था। अगर युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण हो रहा है, दूसरे देश का अटैक हमारे देश पर, इस कंडीशन में जब युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है, तो उस आधार पे क्या होता है, की गई आपात की जो घोषणा होती है और आपात लग गया होता है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अनुच्छेद 19 द्वारा आर्टिकल 19 के थ्रू जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, 1922 है,
लेकिन अनुच्छेद 19 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो उसमें सारी बातें बताई गई हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पे अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई तो उस दौरान क्या हो जाता है, सब पेन कलर चेंज कर दें। उस दौरान क्या हो जाता है, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई तो उस दौरान क्या हो जाता है, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पे हुई है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या हो जाता है, अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है। ठीक है, ये होता है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपात की घोषणा जो होती है अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे होती है, ठीक है, अगर आपात की घोषणा इन दोनों के आधार पे ना हो करके सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर होती है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर हो गई तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो मूल अधिकार होते हैं, ये जो अनुच्छेद 19 द्वारा मूल अधिकार जो होते हैं ये तब निलंबित नहीं होते हैं, सॉरी, तब निलंबित नहीं होते हैं। यानी अनुच्छेद 352 में जो बातें यहां बताई गई हैं कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह, तो युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आपका स्वतः निलंबित हो जाएगा। बट अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो उस दौरान निलंबित नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद और अगर हम बात करें, अनुच्छेद 20 तो आपका निलंबित नहीं होता, अच्छे से जानते हैं आप लोग। 20 निलंबित नहीं होता है, अच्छे जानते हैं। जब आपात की घोषणा परिवर्तन में होती है, मतलब लगी होती है, तो संसद को यह अधिकार होता है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दे। ये भी होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो संसद के पास ये पावर होती है। किसके पास? संसद के पास। ठीक है, याद रखिएगा, ये यही पूछता है किसके पास पावर होती है, संसद के पास पावर होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उस दौरान अगर खत्म हो रहा है तो एक बार में 1 साल के लिए वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। एक बार में 5 साल पूरा अगर हो रहा है तो उसको एक बढ़ा देगी 1 साल के लिए कि भैया अभी राष्ट्रीय आपात लगा है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शन हो नहीं सकते हैं, तो 1 साल के लिए उसे क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार आपातकाल में जब परिवर्तन में नहीं रहेगा तो 6 महीने की अवधि तक नहीं होगा, 6 महीने से अधिक अवधि तक नहीं होगा। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया, जैसे राष्ट्रीय आपात लगा है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, इलेक्शन कराना है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकता सर, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तो संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा देगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है, इनमें से खत्म कर दिया गया है, तो 6 महीने से ज्यादा जो है, कितने, 6 मंथ, 6 महीने से अधिक तक जो है ये अवधि नहीं रहेगी जो 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। ये भी होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। भारत देश के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। जब लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे आप लोग तो मैंने उसमें एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 83, उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आपात जब लगता है तो लागू होने पर संसद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसे हम लोग आर्टिकल 83 हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा होता है तो उसके दौरान संसद जो होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति की अवधि, संसद, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा है तो उस दौरान संसद जो होती है, आपात के लागू होने पर संसद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष
इतना राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है कि सर संसद ये संकल्प पारित कर सकती है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होगा वो 1 वर्ष से अधिक अवधि तक होगा। यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि निर्वाचन में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन का बढ़ाया जाना आवश्यक है तो, ठीक है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन अगर इस चीज का दावा कर देता है, वो कह देता है कि निर्वाचन में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो उसे 1 साल के लिए आगे जो है बढ़ा सकता है संसद ये संकल्प पारित करके किसी भी राज्य में। ठीक है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको यहां बताई जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं भारत देश में राष्ट्रपति शासन की, अनुच्छेद 356 पे। ठीक है, अनुच्छेद 356 पे। प्रियंका जी हम आपकी बातों पे भी आ रहे हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दे, बने रहे क्लास में, हम इस मुद्दे पे भी आ रहे हैं। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर 356 के आधार पर उद्घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इस आपात उपबंध जो है इसमें राष्ट्रपति शासन शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहीं भी आपात शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपात शब्द इस्तेमाल नहीं होता, इसमें आपात शब्द इस्तेमाल नहीं होता। इसमें हम लोग जब बात करते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं? इससे पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे। आपात शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बारे में बात करें तो भारत देश के संविधान में इस उद्घोषणा के बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 356 के 1 में इस बात को बताया गया। अनुच्छेद 356(1) के आधार पे यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य से राज्यपाल से प्रतिवेदन मिल जाए या उसे खुद समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, अगर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह बताए कि सर इस राज्य में शासन करना संवैधानिक नियमों के अनुसार अब मामला गड़बड़ हो रहा है, तब या खुद राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि इस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के आधार पे। इस बात को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है, इस उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के आधार पर जो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा करता है, तो 356 के अंतर्गत ही जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें भी ये बात बताई गई है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसको रखी जाती है। जितनी भी उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं उसे प्रत्येक सदन द्वारा साधारण बहुमत, याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाले मैंने पढ़ा था विशेष बहुमत, इस पे क्या यहां आएगा? साधारण बहुमत। और अभी मैंने बताया था कि साधारण बहुमत क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत होता है। इसमें अंतर यह होता है कि राष्ट्रपति जब 356 के आधार पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो उसे भी संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इसे पारित करना होता है। यानी साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित करना होता है और उसे जो पारित करना होता है वो भी 2 माह के अंदर, 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने के अंदर इसे पारित करना होगा। अगर 2 महीने के अंदर ये पारित नहीं होता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर उस घोषणा को वापस लेना होता है तो वापस लेने के लिए संसद के समक्ष रखने की कोई जरूरत
नहीं है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। सेम उसमें भी जैसे 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात का था, सेम 356 में भी उसी तरीके से है। डिफरेंस वहां पे जो दिख रहा है, राष्ट्र कैसे लगाते हैं राष्ट्रपति शासन, ये आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वहां विशेष बहुमत था, यहाँ पे साधारण बहुमत है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें उद्घोषणा की, तो उद्घोषणा उस समय की जाती है, अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है। तो विघटन उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना 2 महीने के भीतर अगर हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो गया है, अभी अनुमोदन हुआ नहीं संसद द्वारा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, नहीं तो 30 दिन की समाप्ति पर वो परिवर्तन में नहीं रहेगी। ये बात की गई। सेम डिक्टो वही है जो 352 में है कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसे अनुमोदन के लिए रखना होता है। सपोज दैट अनुमोदन के लिए रखे हैं और भैया लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन पहले से हो गया है और राज्यसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया है, पास कर दिया है, तो जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए, उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस बात का भी उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है, प्रथम बैठक से, ठीक, दोनों में ही है, प्रथम बैठक से उसमें भी था, प्रथम बैठक से इसमें भी था। इस बात का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो अंतर यहाँ पे विशेष बहुमत है, अंतर यहाँ पे आपात शब्द का है, अंतर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का है। इसकी अवधि की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति शासन की अवधि की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 2 महीने तक ये प्रवर्तन में रहती है। कब तक रहती है? 2 महीने तक ये प्रवर्तन में रहती है, जिस तारीख से इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, तो ऐसी उद्घोषणा 6 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। कितने महीने तक? 6 मंथ तक प्रवर्तन में रहती है। इट मीन्स, मेरा कहने का सेंस यहां पे ये है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक, 6 मंथ तक प्रवर्तन में रहती है। 6 मंथ तक ये क्या रहती है? प्रवर्तन में उस दौरान रहती है। यदि उसे आगे भी जारी रखना है तो पुनः उसे संसद द्वारा अनुमोदित करना होता है और वो 6 महीने के लिए इसे आगे बढ़ा सकती है। किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक तक, यानी एक बार अगर लग गया, संसद से दोबारा लगाना है तो संसद से फिर अनुमोदन होगा, फिर 6 मंथ बढ़ेगा, इस तरीके से। लेकिन साफ साफ ये भी कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक जो है उस अवधि तक 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 वर्ष तक हो सकती है, अधिक 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष तक हो सकती है। परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प पारित करना होता है। ठीक है, यानी हाँ, मैक्सिमम 3 इयर्स। ऐसे एक बार लगा दिए 6 महीने, 2 महीने तक, फिर 2 महीने के भीतर संसद ने उसे अनुमोदित कर दिया, फिर 6 महीने तक, 6 महीने का टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर संसद द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा, फिर 6 मंथ तक, 6 मंथ करते करते आगे जाएंगे। 3 साल से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन ये भी कहा गया है 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प पारित करना होता है, और यह संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों। 2 शर्तें पूरी हों, 2 शर्तें पूरी हों। तो पूछेगा भैया क्या 2 शर्तें पूरी हों? तो पहला शर्त यह कहता है आपात की जो घोषणा करते हैं, आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो। क्या हो? आपात की
उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, यानी एक्टिव हो। और कैसे एक्टिव हो, इट मीन्स कहां एक्टिव हो, संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन जो है प्रवर्तन में हो। ठीक। दूसरा क्या होता है इसमें, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा क्या है, निर्वाचन आयोग के प्रमाणित करने पर, निर्वाचन आयोग के प्रमाणित करने का सेंस मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग ने अगर ये बात प्रमाणित कर दी है कि भैया राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई है, तो इसके कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। अगर इलेक्शन, तो ये दो शर्तें, यही दो शर्तें हैं जिसे पूरी करनी होती हैं। ठीक है, ये दो शर्तें होती हैं, तो ये दोनों शर्तें ही बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, इन दोनों शर्तों को पहले नहीं था भारत देश के संविधान में। इन दोनों शर्तों को 44वें संवैधानिक संशोधन, इन दोनों शर्तों को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। पहले ये नहीं था। ठीक, आगे चले हम लोग, आगे चला जाए। आगे चलते हैं, इसमें होता है, जब बात हम करते हैं तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस दौरान उसका प्रभाव क्या होता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर जो उद्घोषणा होती है, उस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तीन वर्ष के अंदर निर्वाचन आयोग अगर हालात सही नहीं तो भी हर हाल में चुनाव कराएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आगे चले हम लोग। उद्घोषणा के प्रभाव की अगर बात करें, राष्ट्रपति किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा कौन कौन से कार्य कर सकता है। सबसे पहला कार्य क्या करेगा, सबसे पहला कार्य जो करता है, उस राज्य सरकार के सभी कार्य अपने हाथ में ले सकता है, या कोई कार्य अपने हाथ में ले सकता है, या फिर उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी संस्था या किसी अधिकारी में निहित है, किंतु राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। दोनों में डिफरेंस है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य, ध्यान देखिएगा, उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य का मतलब कार्य, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, इससे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है, अपने हाथ में ले सकता है, तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है, तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल, जो उस राज्य के राज्यपाल कॉमा लगाएगा, या किसी निकाय, या किसी निकाय, निकाय का मतलब बॉडी, संस्था, या प्राधिकारी, या प्राधिकारी, अथॉरिटी से बोल रहे हैं, अथॉरिटी में निहित है, में निहित है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य सरकार के सभी या कोई कार्य तथा अपने हाथ में ले सकता है, साथ ही साथ उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी संस्था या किसी अथॉरिटी यानी प्राधिकारी में निहित होती है, उसको अपने हाथ में ले सकता है, किंतु राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वो अपने हाथ में नहीं ले सकता। राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वो अपने हाथ में
नहीं ले सकता है, याद रखिएगा। बाकी सारे काम वो कर सकता है। इसके अलावा वो और क्या हो सकता है, यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोग की जाएंगी। राज्य या कह सकता है, घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की जो शक्तियां हैं, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद यानी पार्लियामेंट या उसके प्राधिकारी के अधीन, या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोग की जाएगी, ये बताया जाता है, संसद के अधीन। तो यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, चले हम लोग इसके बाद क्या लिखा है प्रियंका जी? सर, क्या आपातकाल में मौलिक अधिकारों के साथ, क्या लिखा है, अतिरिक्त कानूनी अधिकारों को भी रद्द नहीं? कानूनी अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार रद्द होते हैं। मौलिक अधिकार रद्द होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो रद्द होते हैं। चले हम लोग थर्ड में यहां पे देखा अनुच्छेद 360। इट मीन्स वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब हम बात करते हैं वित्तीय आपात के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। वित्तीय आपात के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो हाँ, फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है यदि उसको ऐसा महसूस हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि जिससे कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या शाख संकट में है। वित्तीय स्थायित्व या शाख संकट में है, ये होता है। नहीं, राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है। यहां पे क्या पूछा है कि सर, क्या आपातकाल में मौलिक अधिकारों के साथ साथ अतिरिक्त कानूनी अधिकारों को रद्द कर सकता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति चाहे तो वो कर सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि कर ही देगा। राष्ट्रपति चाहे तो वो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं। जैसे आपको अनुच्छेद 21 के आधार पर जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार आपको नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है आपको, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है आपको, कहता है ना। यानी आपको जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकते, ये वो दुनिया भर की बात है, क्या भैया कैसे अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस आधार पे हो सकता है। ठीक है भाई, दोष सिद्ध के संरक्षण का मतलब क्या है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, बताया जाएगा, क्या गलत किया है, आप अपना वकील कर सकते हैं, ये हमारी कानूनी सहायता के लिए वकील हायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो कानूनी आधार पर वैसा हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर के है कि मौलिक अधिकार खत्म होंगे, कानूनी अधिकार नहीं होते हैं। अब राष्ट्रपति विशेष प्रावधान कर दे तो बिल्कुल हो सकता है। आगे चले हम लोग 360 में, जब किसी राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत है उसके किसी भाग का स्थायित्व संकट में है या शाख संकट में है, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के समाधान से तात्पर्य क्या होता है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, इसका मतलब ये होता है
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान हो। राष्ट्रपति का समाधान होने का मतलब होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का समाधान होना। राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भैया पूरे देश में ऐसे कंडीशन आ गई है, इसका तात्पर्य ये होता है कि केंद्र की जो मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, उनको अगर ऐसा लग जाए तो उस आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। किंतु इसके लिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसके लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती, रिटर्न नहीं होती कि रिटर्न तरीके से मंत्रिमंडल को रिटर्न तरीके से एडवाइस दें ना, लिखित तरीके से सलाह की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और ये उद्घोषणा जो होती है, उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। कितने? संसद के अनुमोदन के बिना 2 महीने तक ये प्रवर्तन में रहती है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। किंतु संसद अगर साधारण बहुमत से 2 वर्ष के पहले, 2 वर्ष बोल रहा हूं, 2 महीने के पहले उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे, अनिश्चित काल के लिए। कितना? अनिश्चित काल, मतलब फिक्स नहीं है 6 महीने, 3 साल, 1 साल, फिक्स नहीं है। अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा? वो प्रवर्तन में बनी रहेगी। याद रखिएगा, यानी राष्ट्रपति जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है तो बिना संसद के अनुमोदन के 2 महीने तक रहेगा। लेकिन 2 महीने के अंदर अगर संसद अनुमोदन कर देता है, अप्रूवल कर देता है, तो आगे वो अनिश्चित काल के लिए वो प्रवर्तन में रहेगी। और इसके लिए बार बार संसद से अनुमोदन कराना जो होता है ना, वो नहीं आवश्यक होता है। भैया बार बार संसद से अनुमोदन कोई जरूरी नहीं है कराना है। यदि आपात की उद्घोषणा के समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, तो 2 महीने की अवधि में उसका विघटन हो जाता है और संकल्प अनुमोदन राज्यसभा पास कर देती है, लोकसभा नहीं कर पाती है। तो जब नई लोकसभा बैठती है तो 30 दिन की समाप्ति पर, तो उद्घोषणा की तारीख से नई लोकसभा बैठती है, 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, जब तक कि इस अवधि के भीतर अनुमोदन का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाएगा। सेम वही चीज है कि लोकसभा डिसॉल्व है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं है। अनुमोदन के बाद राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा दोबारा जब गठित होगी 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदित करना होगा। लेकिन याद यहाँ पर रखिएगा, इसे बार बार संसद से अनुमोदित कराना आवश्यक नहीं है। दूसरा, इसे अनिश्चित काल के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा कैसे प्रियंका चौधरी जी? अगर आपके फोन पे ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियोस और नोट्स नहीं आ रहे हैं तो आप संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 इस पे आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, व्हाट्सएप अभी कर दीजिए, व्हाट्सएप अभी कर दीजिए प्रियंका जी। आप इसे प्रियंका जी लिखे, प्रियंका अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, इससे व्हाट्सएप कर दीजिएगा माय नेम इज प्रियंका, और उससे बताइएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस ब्रह्मास्त्र बैच पे वीडियो शो नहीं हो रहा है। जो मैंने पीडीएफ भेजे हैं क्वेश्चंस के, वो आपको शो नहीं हो रहे हैं। तो आपको मैं अभी क्लास छुट्टे के बाद मैं उनसे बोलूंगा कि आपको कॉल बैक करें, तुरंत आपको कॉल बैक करके समस्या का समाधान होगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, मुझे भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी मैं खुद अपने मोबाइल में देखता हूँ ऐप में कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कभी कभी चलता ही नहीं है, लेकिन दूसरे लैपटॉप में चल रहा होता है, इशू हो जाता है कभी कभी। आप ऐसा अपना नाम लिख के कमेंट करिए और सब्जेक्ट ब्रह्मास्त्र बैच में नहीं शो हो रहा लिखिए, मैं भी आपको बात करवाता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं वित्तीय आपात के समय। और वित्तीय आपातकाल जब होता है तो कभी भी वापस राष्ट्रपति इसको ले सकता है, इसको बदल सकता है। और वित्तीय आपातकाल लागू होने के दौरान केंद्र की कार्यपालिका शक्ति और फैल जाती है। सेंट्रल केंद्र जो होता है वो राज्य को वित्तीय मामले में आवश्यक निर्देश भेज सकता है और इसका पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, इस दौरान क्या हो सकता है? राज्य के अधीन सेवा करने वाले, किसके अधीन? यहाँ पे सेंटेंस याद रखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस याद रखिएगा, राज्य के अधीन सेवा करने वाले, राज्य के अधीन, स्टेट के,
राज्य के अधीन जो सेवा करने वाले लोग होते हैं ना, अधीन सेवा करने वाले लोग होते हैं, सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। सभी या किसी वर्ग के लोगों के वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है। सभी या किसी वर्ग या सभी के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। दूसरा, संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। यानी राज्य के साथ साथ संघ के भी किसी वर्ग या सभी वर्ग के लोगों के वेतन भत्तों में भी क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। इनफैक्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इंक्लूड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। तीसरा क्या होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, वेतन और भत्ते की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राज्य विधानमंडल द्वारा अगर कोई विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक लाया गया है राज्य के विधानमंडल द्वारा, तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रिजर्व करने का प्रावधान जो है किया गया है। ये सारी चीजें जो होती है इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये सभी क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। अब इसके अलावा जो आपको और चीजें इसमें याद रखनी है, वो आपको फैक्चुअल चीजें याद रखनी है। जैसे कब पहली बार हुआ था, ठीक है, कब लगा था। यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। टीजीटी बिजटी जैसे एग्जामों में, टीजीटी बिजटी एलटी जीआईसी जैसे एग्जामों में आपके ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन एसएससी एमटी जैसे एग्जाम में पूछते हैं। अगर इसके बाद हम अगर बात करें तो ये आपात उपबंध जो आपने देखा, इसके साथ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और जो मैंने आपको कहा था, आप लोग खुद गूगल पे जाइए, सॉरी यूट्यूब पे जाइएगा, टीचर्स एकेडमी का चैनल जब आप खोलेंगे तो वहां पे मैंने टॉपिक पढ़ाया था मणिपुर में ऐसा क्यों जो हो रहा है, बहुत पड़ा हुआ है। तो वहां पे मैं 355 के बारे में बताया था और डिफरेंस बताया था 355-56 में डिफरेंस क्या होता है। 355 में ये होता है, उस दौरान राज्य की जितनी पुलिस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ देखता है। लेकिन 355 के आधार पे ये तो कर सकती है, लेकिन वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं की जाती। और 356 के आधार पे क्या होता है, राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है। ये डिफरेंस होता है, मैंने उससे बहुत डीपली बताया है क्या क्या प्रोसेस है, मणिपुर में क्या क्या करंट जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र छात्राएं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग भी सब्जेक्ट उनका पॉलिटिकल साइंस है और वो टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट बैच मतलब 2 से 2.5 महीने का बैच है, क्योंकि एग्जाम 3 महीने के अंदर होने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा आयोग में मेंबर आ चुके हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ रिवीजन, तो आप हमारी संस्था के नंबर 9628959237 8318489291 पे आप कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर पे, और व्हाट्सअप इस पे कर सकते हैं 9628 पे अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स लिख करके। या सिर्फ आप प्रैक्टिस बैच, ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी संस्था के नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक ले दीजिए इजाजत। सभी लोगों को नमस्कार। फिर से मणिपुर वाला दीजिए, मणिपुर वाला वीडियो बना हुआ आप देखिए, और ये प्रियंका जी आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, हम देख लेते हैं, तुरंत कर दीजिए संस्था के नंबर पे।